एडवर्ब। ध्यान से सुनते चलना है, समझते चलना है, और जहां मैं आपको बोलूंगा वहां पे आप एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एडवर्ब, सबसे पहली बात, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? तो एडवर्ब की डेफिनेशन में जो कंफ्यूजन हमें रही वो ये कि एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब वो शब्द होता है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करे। वर्ब का चैप्टर हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी अधूरी थी। आप मोटे तौर पे दिमाग में ये बैठा लोगे कि भाई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और अब हम चलते चलते आ चुके हैं एडवर्ब पे। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का, मॉडिफाई करने का, क्वालिफाई करने का काम करता है एडजेक्टिव, और नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सभी को डिस्क्राइब करने का, मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। मोटे मोटे तौर पे आप दिमाग में इस बात को बिठाओगे। तो अगर हम अब एडवर्ब के डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई कि एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द मीनिंग of a verb, comma, an adjective, or another adverb in the same sentence। ये है हमारी डेफिनेशन। तो क्रिया विशेषण वो शब्द होता है जो किसी क्रिया के मतलब को, यानी क्रिया को मॉडिफाई करे, किसी विशेषण को भी मॉडिफाई कर सकता है, और उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे क्रिया विशेषण को भी मॉडिफाई कर सकता है। राइट? अब इस बात के एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कहा जाए ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। He performed brilliantly. Second sentence is he performed quite brilliantly. And third one, he is a very good performer. Now we have three sentences, and if we are supposed to identify the adverb in these sentences, तो वो क्या क्या होंगे? पहले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड आपका वर्ब है, और उसने कैसे परफॉर्म किया यानी ब्रिलियंटली, ये क्या हो गया? दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। ही परफॉर्म्ड क्वाइट ब्रिलियंटली, अभी भी सभी कुछ सेम, लगभग सब्जेक्ट और वर्ब बिल्कुल सेम है, और यहां आप क्या देख रहे हो? ब्रिलियंटली एडवर्ब ऑलरेडी था और ये काम करने का तरीका बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। और क्वाइट जो शब्द है ये अब इस एडवर्ब की डिग्री को बता रहा है, तो इसे क्या कहोगे? ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं? सेकंड सेंटेंस में साफ नजर आ रहा है, जो हमने डेफिनेशन में बिल्कुल लास्ट पार्ट लिखा है कि एक एडवर्ब उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो यहां पे ये जो क्वाइट वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये ब्रिलियंटली को कर रहा है। यहां पे क्या था? यहां एडवर्ब वर्ब को कर रहा था, तो ब्रिलियंटली किसको मॉडिफाई कर रहा है? परफॉर्म को कर रहा है। और अब लास्ट सेंटेंस आप देखो तो ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। परफॉर्मर शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है। जानते हैं आप किस तरह का नाउन है भाई? तो कॉमन नाउन है। ये हो गया कॉमन नाउन, किसी भी परफॉर्मर को परफॉर्मर ही कहोगे। गुड शब्द क्या है? तो ये है आपका एडजेक्टिव, ये हो गया विशेषण। अच्छा परफॉर्मर है, और अब आपने वेरी लगा दिया, तो वेरी शब्द क्या हो गया? दिस इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी अब तीसरे सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है कि एडवर्ब जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो डिस्क्राइब कर रहा है एक एडजेक्टिव को। तो यहां पे वही हमने लिखा है कि भाई एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को कर सकता है, और उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए अनदर एडवर्ब लिखा है, दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है। तो पहले सेंटेंस में एडवर्ब ने किसको किया? वर्ब को। दूसरे सेंटेंस में एक एडवर्ब ने उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे एडवर्ब ब्रिलियंटली को किया। और तीसरे में आप क्या देख रहे हो कि यहां जो एडवर्ब वेरी है वो डिग्री बता रहा है कि बहुत अच्छा शब्द एडजेक्टिव था। तो तीसरे सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि यहां एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। तो ये हो गई डेफिनेशन का पार्ट। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप सभी मुझे एग्जांपल दोगे किसका? तीन सेंटेंसेस का। You are supposed to give me the example of three sentences where जो एडवर्ब हो वो ये तीनों एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, यानी एक बार एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करे, एक बार एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, और एक बार एडवर्ब उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे। प्लीज नोट कर लीजिए और फिर मुझे एग्जांपल लिख के बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को। शिवराज। Vikas Balkishore Rama is really very smart. He worked hardly, he worked very hard. He's a very intelligent guy. Mohit drives fast, Mohit drives very fast. Mohit is a very good driver. Varun very good. He's quite intelligent. I have heard the song before. He speaks very fluently. Anchal ने sentence बनाया है. Sunil, he can do this work absolutely. He works nicely. The helicopter covered exactly over his house. Very very important questions. He's very nice fellow. For only Nirvay can help you. He accomplishes his work very efficiently. Gaurav, he done his work properly. ललित कैसे अंग्रेजी है भाई? वर्ब पढ़ के आ रहा है, धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ पे। He done कैसे हो सकता है? डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन। सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म कैसे लगा सकते हो आप? He has done कह लो या he does कह लो। He does his work properly, वो अपना काम अच्छे से करता है। रियाज, he is very honest, यहाँ पे honest adjective, very adverb, you are a very good teacher, तो very भी यहाँ पे तो दोनों एग्जांपल रियाज बिल्कुल सेम है। राम is very intelligent boy, विजेंद्र यहाँ पे very adjective क्वालिफाई कर रहा है। अतुल, his dress is very attractive, attractive adjective, very adverb, सभी सेम तरीके का दे रहे हैं, कुछ लोगों का अलग है। सुजीत जैसे अलग है, he walks slowly, यहाँ पे slowly adverb जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर गया। बालकिशोर राहुल is very good dancer, अतुल runs very quickly, fortunately no one was hurt, walking is a very good exercise for health। गौरव, she is very good। नहीं विकास पढ़ लिया आपका कमेंट, आपने मेरी तारीफ में 3 सेंटेंस लिखे थे। I just read that. He played well, he is very good player। एक्चुअली आप लोग जब मेरी तारीफ में सेंटेंस लिखते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा पढ़ना अच्छा सा नहीं लगता, अपनी तारीफ खुद पढ़ना कहाँ अच्छा लगता है। आप लोग लिखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। देव, ही प्लेड वेल, ही इज वेरी गुड प्लेयर, ही वर्क्स हार्डली। रियाज, ही वर्क्स हार्डली का मतलब ना के बराबर काम करता है। दिस क्वेश्चन इज टफ, इज सो टफ, और दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। राजीव, आसिफ, अनिल, दीपक, पूजा, इन सभी के एग्जांपल आए हैं यहाँ पे। तो अब डेफिनेशन के लेवल पे हमें बात समझ में आ गई। चलो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब एक जो हमें पॉइंट समझ में रखना है अपने, वो ये कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तो दोनों टॉपिक है ना हमारे, ये ही मॉडिफायर हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में।
राइट जो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें तारीफ करने वाले शब्द यही दो हैं, इसीलिए इनको हम कंबाइंड मैनर में क्या कहते हैं, मॉडिफायर। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को कंबाइंड मैनर में हम मॉडिफायर कह सकते हैं। और आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, जब हमारा बैच शुरू हुआ था तभी हमने इन सारी चीजों के एग्जांपल ले रखे थे, जहां पे हमने देखा कि भाई एक ही शब्द एडजेक्टिव भी है, एक ही एडवर्ब भी है। आई थिंक वो क्लैरिटी है आपको। मैं एक और एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं कुछ दो चार, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी प्रिटी, और दूसरा शी इज प्रिटी गुड, शी इज प्रिटी गुड इन मैथ्स, और ही इज द वेरी स्टूडेंट हु हैज टॉप द क्लास। अभी क्या क्या नजर आ रहा है यहां पे कि भाई पहले सेंटेंस में प्रिटी जो है ये विशेषण है, दिस इज एडजेक्टिव, शी इज प्रिटी, बहुत सुंदर है, और वेरी शब्द यहां पे एडजेक्टिव से पहले आ गया तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अभी टाइप्स ऑफ एडवर्ब आपको बता रहा हूं मैं, तो ये डिग्री बढ़ा रहा है कि वो बहुत सुंदर है। शी इज प्रिटी गुड इन मैथ्स, यहां पे शी इज गुड जब आपने कहा तो विशेषण हो गया, शी इज गुड। अब प्रिटी जो है ये इस विशेषण को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया वही एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। एंड ही इज द वेरी स्टूडेंट हु हैज टॉप द क्लास, यहां स्टूडेंट नाउन है और यही वेरी यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। और किस तरह का एडजेक्टिव है ये एम्फैटिक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में आप पढ़ चुके हैं, जब आप जो डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ही इज द वेरी स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है जो हु हैज टॉप द क्लास, जिसने क्लास को टॉप किया है। तो यहां पे ये वेरी किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ओन का, कि OWN। अब OWN जो शब्द है हमारा ओन, ये किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, ये वर्ब भी है, जैसे आपको कि आई ओन दिस हाउस, और ये एम्फैटिक एडजेक्टिव भी है, जैसे आपको कि आई हैव सीन हिम विद माय ओन आईज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तो ओन जो हो गया वहां पे एम्फैटिक एडजेक्टिव भी हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। और जो एडवर्ब में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, वो एडवर्ब की प्लेसमेंट को लेकर के मिलते हैं, और बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट हैं इसमें जो हम डिस्कस करेंगे। आइए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम, तीसरा एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, छठा इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस। ये हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब हो गए। अगर मैं ब्रॉडली टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास तीन आ जाते हैं, सिंपल एडवर्ब, फिर रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो अगर मैं थोड़ा और टिपिकल होके जाऊं तो ये जो आपने लिखे हैं ना, ये टाइप किसके हैं, ये सिंपल एडवर्ब के टाइप है, सिंपल एडवर्ब के टाइप है। मैंने और कौन सी बात की, दो टर्म और कौन से बोले, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और अभी इस चर्चा से हम समझ में हमें आएगा, बस इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब की आपको याद हो अगर, तो प्रोनाउन की क्लास में ही जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कर रहे थे तो उसी समय हमने समझा था कि जो सवाल पूछने वाले शब्द होते हैं वो प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज फिर याद आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि वो सारे शब्द जो कि किसी भी काम के होने का समय आपको बताएं। सो ऑल दोज वर्ड्स व्हिच गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ द एक्शन, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी काम के होने की जगह बताने वाले। तो मोटे मोटे तौर पर देख लो तो जो काम के होने की जगह बताएगा वो किस सवाल का जवाब होगा, वेयर का। वैसे ही जो काम के होने का समय बताएगा वो किसका जवाब होगा, व्हेन का। जो काम के होने का तरीका बताएगा कि किस मैनर में हुआ वो क्या हो जाएगा, हाउ का जवाब। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, कोई काम कितनी बार हुआ, ये किसका जवाब होगा, हाउ ऑफ इनका। और आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे। यही शब्द अगर सवाल पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएंगे, और अगर सेंटेंस के बीच में आकर के सेंटेंस के पार्ट्स में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। और रीजन किसके थ्रू हम जानते हैं, तो वाई के थ्रू। तो यही पांच शब्द हमारे इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। अब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सिंपल बोलते हैं गो देयर, कम हियर, कम इन, कम इन। तो कम इन, अगर इस शब्द इस पर्टिकुलर फ्रेज में मैं आपको बोलूं कि इन शब्दों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो कम जो शब्द है वो वर्ब है और इन जो है वो वर्ब के होने की जगह है, तो उसे क्या कहोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसलिए बार-बार कहा जाता है कि कभी भी चीजों को रटो, मतलब ये नहीं रट के बैठ जाए हम कि इन जो होता है दैट्स द प्रीपोजिशन, बिल्कुल होता है प्रीपोजिशन, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहूं कि यू आर सिटिंग इन योर रूम तो वहां पे इन प्रीपोजिशन है। लेकिन मैं वहीं पर कह रहा हूं कम इन, तो यहां पे इन प्रीपोजिशन नहीं है, बिकॉज़ ये संबंध बोधक अव्यय नहीं है, ये किसी में संबंध नहीं बता रहा, ये काम के होने की जगह बता रहा है कि कहां आना है, तो अंदर आना है, कम इन। सो एनीवे, अब इतने से समझ में आ गया आपको, तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं हियर, देयर, राइट, इनसाइड, आउटसाइड, गो अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, ठीक है ना, एटसेट्रा। ऐसे ही काम के होने का समय यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। सो क्या क्या हो जाएगा कि भाई आई सॉ हिम यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, अ डे अगो, अ वीक अगो, अ मंथ बैक, अ मंथ अगो, एटसेट्रा। तो जो भी एक शब्द अगर होगा तो उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, और उसी काम के लिए अगर वही बाकी शब्दों का समूह इस्तेमाल हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। इस शब्द से आप भली बात परिचित हैं, फ्रेज की चर्चा हम कर चुके हैं, फ्रेज इंट्रोड्यूस किया था तभी। तो काम के होने का समय, इवन बिफोर, जैसे आंचल ने भी एग्जांपल दिया, आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर। तो आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर में ये जो बिफोर शब्द है वो क्या है, हर्ड वर्ब हो गया कि कब मैंने ये सॉन्ग सुना, तो पहले सुन रखा है। आइए, मैनर, काम करने का तरीका, ब्रिलियंटली, ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, ब्यूटीफुली, स्लोली, he performed well। well typically एडवर्ब है, क्योंकि हम well का मतलब याद रख लेते हैं कि well का मतलब अच्छा होता है और good का भी मतलब अच्छा होता है, तो फिर good और well में हमें होती है कंफ्यूजन। तो ये नहीं रखनी है कंफ्यूजन, आपको ये ध्यान में रखना है कि good जो है वो typically एडजेक्टिव होता है। जैसे हम कहेंगे भाई he is a good boy, he is a well boy नहीं कहते हैं, but he performed good नहीं, he performed well। तो well typically एडवर्ब ऑफ मैनर है और good जो है वो आपका विशेषण का शब्द है, ठीक है ना। he runs fast, जो भी सब, अच्छा he runs fastly नहीं होता, ध्यान में रखना। ये सब क्या हो गया, एटसेट्रा, काम के करने का तरीका जो बता दे आपको।
अगला है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। कोई काम कितनी बार हो रहा है? तो एक बार हो रहा है तो वंस, दो बार हो रहा है तो ट्वाइस, तीन बार हो रहा है तो थ्राइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, सेल्डम, ठीक है ना। वैसे नेवर को हम नेगेशन में ही लिखें, ऑलवेज का एक तरीके से ऑपोजिट हो जाता है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, एटसेट्रा। अफर्मेशन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जो बिल्कुल पक्का कर दे, अफर्म कर दे बात को। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो करेक्ट क्या है? एडजेक्टिव, करेक्ट इज एडजेक्टिव, एब्सोल्युटली एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब हो गया किस तरह का? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो एब्सोल्युटली, सर्टेनली, दिस इज सर्टेनली ट्रू, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, एटसेट्रा। तो ये सारे शब्द जो हैं ये बात को पक्का कर देते हैं। नेगेशन क्या है? नहीं के लिए कौन सा शब्द आ गया? एक तो आपका नॉट है, और नॉट और नो में बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नॉट जो है वो एडवर्ब है और नो जो है वो एडजेक्टिव है। जैसे कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, तो आप सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से दे रहे हो कि आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स द डिफरेंस। तो आइडिया शब्द क्या है? नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या हो जाता है? विशेषण। और वहीं पर अगर आप ये कहते हैं कि आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, आपको देख लो नॉट कहां पे है? डू यहां पे एचवी है, हेल्पिंग वर्ब, और हैव क्या है? मेन वर्ब, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो नॉट जो है वो दैट इज द एडवर्ब। और इसीलिए आप किसी भी टेंस का अगर एग्जांपल लो, इफ यू आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस ऑफ एनी टेंस, व्हाट डू वी सी? हमें यही देखने को मिलता है कि वहां नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे आप कहोगे आई डिड नॉट, आई हैव नॉट, ही हैजंट, हैज नॉट, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट जो है वो आपका एडवर्ब है। तो नेगेशन में नॉट आ गया, नेवर ये भी आ गया ना के लिए। और कुछ और भी शब्द हैं हमारे, उनको हम कई बार फ्रीक्वेंसी में भी ले लेते हैं। हार्डली, जैसे ये शब्द हमारे हार्डली है, स्कैर्सली है, ना के बराबर, रेयरली है, बेयरली है, राइट, एटसेट्रा। इन्हें भी कई बार दोनों में कंसीडर कर लेते हैं हम, कभी नेगेशन, क्योंकि इनका सेंस नेगेटिव ही होता है। हार्डली हो, स्कैर्सली हो, रेयरली, उनका मतलब ही है ना के बराबर, राइट। अब बात आती है डिग्री की। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना या घटाना। तो जैसे आपने कहा कि ही इज वेरी गुड, अब गुड अच्छा है लेकिन वो बहुत अच्छा है। अब आप क्या कर रहे हो? उस गुड की डिग्री को बढ़ा रहे हो, और उसको बढ़ाने वाला कौन सा शब्द है? वेरी। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऐसे ही आप कहें कि दिस इज टू हॉट टू ड्रिंक, दिस टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब हॉट जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, और टू हॉट, दिस इज टू हॉट, तो टू जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, हॉट क्योंकि एडजेक्टिव है, जैसे हम हॉट वाटर कहते हैं, दिस इज टू हॉट टू ड्रिंक। और कौन सा शब्द था अभी हमने पीछे किया था डिग्री बताने वाले शब्द? शी इज प्रिटी गुड इन मैथमेटिक्स, राइट। प्रिटी वहां पे क्या कर रहा है? डिग्री का काम कर रहा है। और कौन से शब्द हैं? वेरी गुड, मच, जैसे आपको क्या है? मच सैटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, वेरी गुड। पूछा क्वाइट शब्द हमने किया अभी बचपन से, क्वाइट, बिल्कुल। तो ये जो सारे शब्द हैं एटसेट्रा वो डिग्री बढ़ाते हैं। इवन जैसे हम जो कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल शब्द क्या है? जैसे आप कहोगे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, और फिर आप कहोगे भाई हाउ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, लेकिन जब हाउ ब्यूटीफुल कह रहे हैं तो हाउ वहां पे क्या काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री का, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, राइट। और रीजन और पर्पस, ये काम कौन कर रहा होता है? कौन से शब्द? देखो रीजन और पर्पस दोनों के बीच में स्लैश लगाया हुआ है। कारण उसके बीच में क्या है कि कई बार किसी काम के होने का जो कारण होता है वही उद्देश्य भी होता है। अब जैसे आपको पूछा जाए कि व्हाई डिड यू जॉइन दिस बैच, तो आपका आंसर क्या होगा? कि आई हैव जॉइन्ड दिस बैच टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जाम, राइट। या आप क्या कह सकते हो कि भाई ये रीजन हो गया, और यही क्या है? यही पर्पस भी, उद्देश्य भी यही है, कारण और उद्देश्य, पर्पस। सो कौन से शब्द यहां पे आएंगे जो कि हमें बता रहे होंगे कि आंसर करेंगे ओन। आंसर ओन डिग्री है, डिग्री ऑफ एडवर्ब। एक सेंटेंस बताओ आप जहां पे ओन जो है वो डिग्री ऑफ एडवर्ब हो। जो मैंने बताया आई हैव सीन हिम विद माय ओन आईज, वहां पे ओन एडवर्ब नहीं था, वो एडजेक्टिव था, ठीक है ना। हाँ जी, तो खैर, सो देयरफॉर, सिंस, इन ऑर्डर टू, ये फ्रेज भी इस्तेमाल हो जाता है जनरली। आपको आप देखोगे तो एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस में वर्ड के मुकाबले आपको फ्रेज जो है वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एडवर्ब के टाइप्स थे, इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अब हम इनके प्रयोगों को देखते हैं, तो फिर आपको भूल भी जाएंगे। लेकिन जब हम गहराई से लेकर चलते हैं बिल्कुल डेफिनेशन से, टाइप से, फिर आपकी पहचान वहां पे बढ़ने लगती है उन शब्दों को लेकर के, ठीक है ना। बाकी सब ज्ञान तो हमारा जो है किताबों में था ही, दिमाग में लेके आना जरूरी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और ये जो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव है इनको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। देखो आप, इंट्रोगेटिव एडवर्ब पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक बार और फटाफट आपको याद दिला देता हूं। व्हाई जो है वो क्या है? दैट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। व्हेन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और अगला है आपके पास वेयर, ये हो गया प्लेस। तो जब ये सवाल पूछते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और जब ये सेंटेंस के बीच में आ गया अगर ये शब्द, हाउ ऑफन का वैसे चांस कम ही दिखता है, बल्कि व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इनको आप ज्यादा देखते हैं। जैसे आप कहा जाए कि भाई व्हाई डिड यू कम लेट, व्हाई डिड यू कम लेट, तुम लेट क्यों आए, तो इसका क्या, अगर मान लो आपने आंसर दिया कि ट्रैफिक कंजेशन इज द रीजन व्हाई आई केम लेट, अब यहां पे व्हाई बीच में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये रिलेटिव एडवर्ब बन जाएगा, दिस इज रिलेटिव एडवर्ब। वैसे आपने मान लो कहा कि वेयर वाज ही बीटन अप, वेयर वाज ही किल्ड, वेयर वाज ही मर्डर्ड, सो आपने कहा कि दिस इज द रूम वेयर ही वाज मर्डर्ड, तो यही वो कमरा है जहां उसकी हत्या हुई थी। सो जब हमने सेंटेंस बोला कि दिस इज द रूम वेयर
ही वॉज मर्डर्ड। तो ये वेयर यहां पे बीच में आ गया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, रिलेवेंट वर्ब। तो बिल्कुल वही फंडा है जिस तरीके का प्रोनाउन का था कि भाई हु था, हुम था, जब ये सवाल पूछ रहे थे तो हमने इंट्रोगेटिव कहा हुज, और जब ये सेंटेंस के बीच में आकर के दो पार्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे दो पार्ट को, तब हमने क्या कहा था, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वैसे यहां पे भी वही चीज है कि जब ये सवाल पूछेंगे तो आपका इंट्रोगेटिव वर्ब, और जब बीच में आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे रिलेटिव वर्ब। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? वरना वोकैबुलरी बैच में नहीं है क्या? एटसेट्रा, एटसेट्रा फॉरेन वर्ड है ये। बहुत सारे लोग एक्सेट्रा बोलते हैं, एक्सेट्रा नहीं होता, एटसेट्रा प्रोनाउंसिएशन है, ईटी सीईटी एटसेट्रा। चलो ये तो था परिचय। अब हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट्स की बात। C1 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हम शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले एक जो कंफ्यूजन है हमारा एडवर्ब को लेकर के, उसको दूर करेंगे हम। हमारे दिमाग में एक चीज बैठी होती है कि हम ly लगा करके एडवर्ब बनाते हैं, हम ly लगा करके एडवर्ब बनाते हैं। इन जनरली बात ठीक भी है, जैसे आपने कहा कि ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। अब मैंने सेंटेंस क्या लिखा कि ही इज ब्रिलियंट परफॉर्मर he performed brilliantly। अब आपको क्या नजर आया? ये ब्रिलियंट शब्द जो था हमारा, दिस वाज एडीजे, ये एडजेक्टिव था, हमने ly लगा करके इसको क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। मैंने वही कहा कि इन जनरली बात जायज है, लेकिन इनके बहुत सारे एक्सेप्शन है। हम इस तरह से दिमाग में नहीं रखेंगे कि ly लगा के हमेशा एडजेक्टिव बनता है। जैसे कुछ और एग्जांपल, अब आपने कहा कि भाई ही इज अ फास्ट बॉलर, ही इज अ फास्ट बॉलर, और फिर आपने कहा ही बॉल्स फास्ट। अब यहां पे क्या नजर आ रहा है? दोनों जगह पे मैंने फास्ट लिखा है। ऐसे में सेंटेंस लिखूं कि ही इज अ हार्ड वर्कर, और दूसरा सेंटेंस ही वर्क्स हार्ड। अब पहले वाले सेंटेंस में यहां फास्ट एडजेक्टिव है, जबकि यहां वाला फास्ट एडवर्ब है। वैसे ही पहले सेंटेंस में हार्ड जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्कर नाउन और उसके पहले विशेषण आ गया, क्योंकि ही वर्क्स हार्ड में वर्क्स वर्ब है और हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है इस सेंटेंस में? इन सेंटेंस में नजर आया कि हमने बिना ly लगाए भी एडवर्ब बना दिया, हमने बिना ly लगाए एडवर्ब बना दिया। और अगर हम ये कहते हैं कि ही वर्क्स हार्डली, तो हमने हार्डली की बात देखी है कि हार्डली का जो सेंस है ना वो नेगेटिव है, हार्डली का जो सेंस है वो नेगेटिव है। ही वर्क्स हार्डली का मतलब वो ना के बराबर काम करता है, बहुत ही निकम्मा आदमी है। और अब कुछ और बात, इसी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हम ly लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, और आपने एडजेक्टिव क्लास में उनके बहुत सारे केसेस देखे भी हैं और उस समय भी शायद चर्चा हुई थी, लेकिन दोबारा एक बार दिमाग में डाल देता हूं क्योंकि बार-बार पेपर में नजर आते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? ही इज अ माइजर, स्कॉलर, कावर्ड, और भी शब्द हैं, लेकिन अब इतने से ध्यान में रहेगा, निगैर्ड है। अब आपको ये ध्यान रखना कि भाई आर्टिकल लगे हुए हैं, ये सब के सब शब्द क्या हैं? दे आर नाउन। अगर आपको अब इनको यूज करना है किस तरीके से एडजेक्टिव के तौर पे, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज अ माइजरली, स्कॉलरली, कावर्डली पर्सन। अब क्या समझ में आया कि भाई पर्सन शब्द नाउन है और नाउन के पहले जो आकर के उसे क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि ly लगा करके हमने एडजेक्टिव बनाया है। और फिर अगर हमें इन्हीं को एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है तो हम कैसे सेंटेंस लिख रहे थे? ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन अ, किस तरीके से? स्कॉलरली या माइजरली, जो भी शब्द आ जाए, कवर्डली मैनर, तो इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, इन अ वुमनली मैनर, ये सेंटेंसेस आपने किए हैं एडजेक्टिव की क्लास में। तो ये थोड़ी सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा कितने और शब्द हैं जहां पे ly लगा के हम एडजेक्टिव बनाते हैं? तो भाई जैसे हम कहते हैं वीकली मैगजीन, मंथली सब्सक्रिप्शन, लवली आइडिया, लवली पर्सन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ly लगा के क्या काम कर रहे होते हैं, ये सारे शब्द विशेषण के। तो हम इस चीज को दिमाग में ना रख के बैठे कि जो ly है ly लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं। इन जनरल बनता है, कोई उससे इनकार नहीं है, लेकिन बिना ly के भी एडवर्ब बनता है और ly के साथ एडजेक्टिव भी बनते हैं। ये सारे केसेस मैंने लिखा दिए, अब इसको एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा। बस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब लिखे रहोगे तो भी याद रहेगा आपको। मंथ, वीक, लव, हाँ आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। इसको भी हम डिड्यूस करेंगे सेंटेंस से। अब जैसे कहा जाए कि भाई ही स्पीक्स फ्लुएंटली, दूसरा ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब मैं अगर आपको पूछूं कि इन तीन सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंसेस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो क्या होगा जवाब आपका? ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे नीचे एक लाइन में अपनी भाषा में। वेरी गुड भाई, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, बिल्कुल आंसू। सेकंड रॉन्ग है, आसिफ, दीपक, शिव, बहुत अच्छे पकड़ लिया आपने। तो पहला और तीसरा सेंटेंस करेक्ट है और दूसरा गलत है। और यहां से हमें कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया उसे नोट कर लेते हैं अपनी भाषा में। अब देखो हम पहचानते हैं कि स्पीक्स यहां पे वर्ब है, फ्लुएंटली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है हमें कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली कम्स आफ्टर द वर्ब, but if object of verb is present, then
एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट। बस यही था कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कह लो, रूल कह लो, जो मर्जी कहो, इसी को बात नहीं समझते हम तो रूल कहकर रखना पड़ता है। अब आप खुद कॉन्सेप्ट को डिड्यूस कर रहे हैं, आपको खुद ही पता है। अब पहले वाले सेंटेंस में ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोलता है। अब वो क्या बोलता है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मतलब क्या हो गया कि वी डिडंट हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ब, स्पीक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तब क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो वर्ब के तुरंत बाद आ गया। वही पहला लाइन लिखा है हमने, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली कम्स आफ्टर द वर्ब, बट इफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट देन एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहां पे दूसरे सेंटेंस में स्पीक का ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, लेकिन आपने इंग्लिश को लास्ट में रखा एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद, जो कि गलत था। और वही बात जब यहां पे स्पीक्स वर्ब है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, वो क्या बोलता है अंग्रेजी, और फिर आप बताओगे कैसे बोलता है। तो ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। आइए 30 सेकंड नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगली बात की तरफ। बड़े ऐसे ही क्यूट क्यूट से छोटे छोटे मासूम मासूम से पॉइंट हैं इसमें। अब हमारा सिलेबस तेजी से जाएगा बिकॉज वर्ब बड़ा चैप्टर था, बड़ी मेहनत से खत्म किया हमने उसको। सो होपफुली हम एडवर्ब जो है वो इस वीक में पूरा कर लेंगे। आज अभी ट्यूसडे है ना, 4 क्लासेस आर मोर देन सफिशिएंट। 4 क्लासेस मींस 5 आवर्स फॉर एडवर्ब। एनरोलमेंट शुरू होगी और नेक्स्ट वीक से वो कैप का नया बैच आ रहा है। इंग्लिश स्पेशल किन्हीं किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया अभी, अपरिहार्य जिसे बोलते हैं हम, वो आपको बिल्कुल फरवरी के स्टार्ट में मिलेगा। 2-3 तारीख के आसपास मेरा इंग्लिश स्पेशल का बैच जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी वो कैप का लेके आ रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, आइए सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। He has enough money to buy Rolls-Royce Cullinan. He is rich enough to buy Rolls-Royce Cullinan. Rolls-Royce Cullinan. Rolls-Royce की पहली एसयूवी है ये Cullinan। अब यहां पे हमें जिस शब्द पे गौर फरमाना है वो एनफ है। बहुत आता है ये वर्ड पेपर में एनफ, और इसकी प्लेसमेंट को लेकर के हमें होती है दिक्कत। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि मनी जो शब्द है वो क्या है, नाउन, और जो शब्द नाउन के पहले आकर के उसे क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, विशेषण, एडजेक्टिव। और मनी किस तरह का नाउन है भाई, तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को जो एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा उसे क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन वहीं पर हमने कहा कि ही इज रिच एनफ टू बाय रॉल्स रॉयस कुलिनन, तो अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, ही इज रिच एनफ, ही इज रिच एनफ। अब ही इज रिच में रिच क्या है, एडजेक्टिव, एनफ क्या हो गया, एडवर्ब। और यहां पे ये किस तरह का एडवर्ब है, तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो उनकी अमीरियत की डिग्री बता रहा है कि वो इतने अमीर हैं कि रॉल्स रॉयस कुलिनन जो है वो खरीद सकते हैं। तो हमें बात क्या समझ में आई कि भाई एनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीकों से हो रहा है, और हमें इसमें पेपर में एरर डिटेक्शन के बड़े अच्छे प्यारे क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं। कैसे, वो आपको सेंटेंस दे देंगे कि ही इज एनफ लकी, he is enough lucky to get this opportunity, he is enough lucky to get this opportunity। अब यहां पे क्या देख रहे हो आप, यहां पे क्या देख रहे हैं आप कि भाई लकी जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, और जब लकी एडजेक्टिव है तो जाहिर तौर पे एनफ जो है वो किसका रोल निभाएगा, एडवर्ब का, और एडवर्ब के रूप में एनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए। तो यहां से एनफ को उठा करके हमें कहां लगाना पड़ेगा, यहां पे ही इज लकी एनफ टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब से मिसप्लेस मॉडिफायर भी जिसे हम कहते हैं, जो आपका मॉडिफायर है वो सही तरीके से प्लेस नहीं है, वो हम यहां पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हमने मोटे मोटे तौर पे क्या फार्मूला यहां से डिड्यूस कर लिया, जो फार्मूला हमने डिड्यूस किया है वो क्या था कि भाई एनफ के बाद अगर आपके पास नाउन है तो ये एनफ क्या हो जाएगा, ये होगा एडजेक्टिव, और अगर इधर एडजेक्टिव है प्लस एनफ है तो अब इस केस में एनफ किस तरीके से काम करेगा, वो काम करेगा एडवर्ब के तौर पे। और ये किस तरह का एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहां पे किस तरह का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या एनफ नंबर आप जब कह लेते हैं तब वो नंबर को बता रहा है, बट इन जनरल तो ये हमारा केस है। अब मैं आप लोगों से एग्जांपल चाहूंगा कि आप मुझे जरा 2 सेंटेंसेस बना के दें कमेंट सेक्शन में, जहां पे एक जगह पे एनफ एडजेक्टिव और एक में एनफ एडवर्ब। पहला सेंटेंस लिखोगे वहां एनफ एडजेक्टिव होना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस लिखोगे वो एडवर्ब होना चाहिए। लिख दीजिए, आपका हाथ साफ हो जाए, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, चिराग कह रहे हैं, वेरी गुड। और एक कोशिश ये भी करना ना कि जैसे एक ही शब्द चिराग ने लिखा, आई एम स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब चिराग यहां पे जो स्मार्ट एनफ में एनफ क्या है, एडवर्ब है। अब मैं चाहूंगा कि आप इसी स्मार्ट शब्द का इस्तेमाल करते हुए एनफ को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करिए। तो क्या लिखोगे आप कि चिराग हैज एनफ स्मार्टनेस, राइट, क्योंकि स्मार्ट एडजेक्टिव उससे बनने वाला नाउन स्मार्टनेस हो गया। लकी एनफ सही होगा ना थर्ड में, बिल्कुल भाई, तभी तो ये लगा हुआ है यहां पे। पूरी बात नहीं समझते क्या, ये एरो बना के क्या मतलब है कि एनफ यहां पे गलत है, इसको कहां लगाना पड़ेगा, यहां पे, तब सही होगा। वही तो मैंने बताया, आई हैव एनफ फूड, आई एम इंटेलिजेंट एनफ, he has enough time to prepare the exam। तब enough क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बाल किशोर ने कहा योर सिस्टर इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो यहां पे अब मुझे बताओ कि इसी का इस्तेमाल करो, इसी सेंटेंस का बाल किशोर आप, और उसमें एनफ जो है वो इस्तेमाल करिए आप एडजेक्टिव के तौर पे। हु ही इज वाइज एनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूं कि आप एडजेक्टिव और नाउन एक ही वर्ड से बनाएं, अलग अलग ना लिखें, पुराना ज्ञान भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा नाउन का। ऋषभ, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, वेलकम है भाई।
वेरी गुड, बात समझ में आ गई अजय. शी इज ब्यूटीफुल इनफ टू विन दिस राउंड. शी हैज गॉट इनफ ब्यूटी टू विन दिस राउंड. वेरी गुड अजय. आर एक्सपेंसिव इनफ, स्ट्रांग. I'm kind enough to understand the difference between rich and poor. I have enough kindness to understand the condition of. Very good, Chirag. Salman has enough security. And Salman is secured enough. Aditi, there is enough kind of species of fish. चलो बहुत अच्छे. तो देखो मोटे मोटे तौर पे जो शब्द आप निकाल के ले आए हैं वो कौन कौन सा है? एक तो विजडम, वाइज लेके आए हम, तो वाइज एडजेक्टिव है तो क्या करना पड़ेगा भाई? वाइज इनफ और एनफ विजडम. ऐसे ही आपने कहा क्या? इंटेलिजेंट इनफ. इसमें तुक्का नहीं मारना, बिल्कुल ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता रहेगी. एनफ इंटेलिजेंस, राइट. ये पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि भाई आपका जो शब्द है यहां पे एनफ एडवर्ब और यहां पे एनफ एडजेक्टिव. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर 4. अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास, सेंटेंसेस पहले लिखते हैं. सी परफॉर्म्ड एट द कॉन्सर्ट yesterday brilliantly. She performed at the concert brilliantly yesterday. Brilliantly जो भी. अब मैं अगर आपको पूछूं कि इस सेंटेंस में कितने ऐसे शब्द हैं जो कि एडवर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स डू वी हैव इन दिस सेंटेंस व्हिच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वर्ब? देन आंसर विल बी देयर आर 3 words and those 3 words are what? At the concert. This is adverbial. जाहिर तौर पे एक शब्द नहीं है तो फ्रेज कहेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया कि उसने कहां परफॉर्म किया. yesterday क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, कब किया. और brilliantly क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. तो इसका मतलब कि यहां पे हमारे पास 3 ऐसे वर्ड हैं जो कि एडवर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. और अगर आपको पूछा जाए कि इनका ऑर्डर सही है कि गलत है तो ये हम एक्चुअली ऑर्डर ऑफ एडवर्ब का कांसेप्ट कर रहे हैं. चौथा बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट. तो आपको भी पता लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये गलत है. अब इसको अगर हमें सही करना है तो हम क्या कहेंगे कि शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली एट द कॉन्सर्ट yesterday. She performed brilliantly at the concert yesterday. अब यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है? क्या ऑर्डर है? ब्रिलियंटली जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. एट द कॉन्सर्ट क्या है? प्लेस है. और yesterday क्या है? टाइम है. तो हमें समझ में क्या आया कि यहां पे मैनर, प्लेस एंड टाइम जो है ये ऑर्डर हो गया है. इसी को हम कहते हैं एमपीटी रूल. इसी को एमपीटी रूल कहा जाता है जब हम बात करते हैं एडवर्ब के ऑर्डर की. लेकिन ये जो है और इससे काफी हद तक आपके जो क्वेश्चंस है ना एसएससी सीजीएल लेवल के वो सारे कवर हो जाएंगे. लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे मैनेजमेंट एग्जाम्स की या बैंकिंग एग्जाम्स की तो कई बार सेंटेंसेस लंबे आते हैं और उस समय इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हमें बड़ा करना पड़ता है. अब मैं उसका भी एग्जांपल दे लेता हूं तब आपसे एग्जांपल पूछूंगा तो अब जाकर के ये सेंटेंस सही हुआ. द एनिमी अटैक्ड क्वाइट एग्रेसिवली the palace. The enemy attacked quite aggressively the palace thrice last week in order to subjugate the neighboring state. In order to subjugate the neighboring state. अब आप देखो मैं आपको पूछूं कि इसमें कितने तरह के एडवर्ब आए हुए हैं तो आपको नजर आ रहा है क्वाइट वर्ड, डिग्री, एग्रेसिवली, मैनर, कहां पे हमला किया? महल पे, राइट, प्लेस, कितनी बार किया? 3 बार, फ्रीक्वेंसी, टाइम क्या था? पिछला हफ्ता, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते 3 बार हमला किया गया. तो दिस इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ टाइम. किस लिए किया गया? इन ऑर्डर टू सबजुगेट द नेबरिंग स्टेट. ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस. तो दुश्मन ने काफी एग्रेसिवली पैलेस पे हमला किया 3 बार पिछले हफ्ते. किस लिए? इन ऑर्डर टू सबजुगेट द नेबरिंग स्टेट. सबजुगेट शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, याद रखिएगा वोकैबुलरी. क्या मतलब है इसका? सबजुगेट का मतलब होता है टू डिफीट, किसी को हराना. टू डिफीट समबडी इन ऑर्डर टू हैव कमांड ओवर देम. इन ऑर्डर टू हैव कमांड ओवर देम. टू डिफीट समबडी इन ऑर्डर टू हैव कमांड ओवर देम, यानी किसी को हराना और इस मकसद से हराना कि आप उसके ऊपर कब्जा कर सकें, सबजुगेट कर सकें. जैसे पुराने समय में एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करते थे किस लिए? कि उनको बंदी बना ले, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला ले. ये मतलब है. तो अब यहां से क्या समझ में आया? हमें समझ में आ गया कि बेसिक जो फंडा है वो तो एमपीटी रूल है, लेकिन जो इसका भी एडवांस्ड फॉर्मूला है वो क्या है? डिग्री, फिर आ गया क्या? मैनर, डिग्री, मैनर, डीएमपी, एफटीआर, डिग्री, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और लास्ट में रीजन या पर्पस. राइट, सब मैंने लिख दिया है इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो. आप इसको नोट कर लीजिए. डीएमपी, एफटीआर और इधर एमपीटी. एमपीटी बेसिक लेवल के सेंटेंस हो जाएंगे, लेकिन बैंकिंग में लंबे लंबे सेंटेंस जाते हैं ग्रामेटिकल एरर को टेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको इसकी समझ की आवश्यकता पड़ेगी. नोट कर लो आप इसको.
happy Bhogi sir. You and your family today absent. I am busy in festival.